हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। और आज स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इको के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए। हम देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीतियों से भारत के ऊपर क्या आर्थिक परेशानियों आई, उन परेशानियों के बारे में देखेंगे। तो देखने को मिलता है कि आर्थिक परेशानियां भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब ब्रिटिश भारत में आई, क्योंकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते गए और भारतीयों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते गए, जिससे हमारे खुद के जो उद्योग थे वो सारे के सारे नष्ट होते चले गए। तो औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की समृद्धि प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक भारतीयों का शोषण करना था। मतलब क्या है, उस समय में सबसे ज़्यादा क्या किया जा रहा था, भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। और इसी शोषण की वजह से हम बहुत ज़्यादा पिछड़ते जा रहे थे और औपनिवेशिक नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप तथा संरचना को बदल डाला। जो हमारी नीतियाँ थीं, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसके स्वरूप को ही बदल डाला, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा गरीबी के जंजाल में डाल दिया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था कच्चे माल के विक्रेता के रूप में प्रस्तुत हुई तथा ब्रिटेन से तैयार औद्योगिक उत्पादकों का आयात करने लगी। यहाँ से कच्चा माल जाता था और ब्रिटेन से जो तैयार सामान आता था उसको हम खरीदने लगे। तो देखने को मिलता है भारत में जितने भी उद्योग थे वो धीरे धीरे नष्ट किए जाने लगे। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना की प्रमुख विशेषता समझाइए। मतलब जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है उस समय भारत की जनसंख्या कौन कौन से क्षेत्र में किस तरीके से लगी हुई थी और किस प्रकार का कामकाज होता था भारत में। तो देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कार्यबल के वितरण को उस देश की व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। मतलब कार्यबल यानी कि लोग किस किस क्षेत्र में लगे हुए हैं और किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो देखने को मिलता है कि भारत में कृषि क्षेत्र की प्रधानता थी, सबसे ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे और पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र पर प्रधानता यहाँ पर दिखाई दे रही है। बढ़ रही क्षेत्रीय असमानताएं, और क्षेत्रीय असमानताएं थी, कुछ लोग अमीर और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे जिनके लिए सरकार को नीतियाँ बनानी पड़ी। कृषि उत्पादकता का निम्न स्तर, कृषि में जो उत्पादन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा स्तर कम था, इसी वजह से भुखमरी जैसे हालात बने रहते थे। आधारित संरचना की कमी थी, यानी कि न ही हमारे पास अच्छे रोड थे, ना अच्छा कृषि के लिए संसाधन थे, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। इसी वजह से देखने को क्या मिलता है, जो हमारे पास उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता देती है। तो स्वतंत्रता भारत की जो जनसंख्या है वो व्यावसायिक संरचना काफ़ी खराब थी, अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाले थे। नेक्स्ट आता है, योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। अब देखने को बता रहा है कि जो योजना उद्देश्य के रूप में, योजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी देश को आगे बढ़ाना तो आपको योजना बनानी पड़ेगी, और योजना किस लिए बनानी, ताकि आप देश में समानता ला सकें। और समानता लाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, समृद्धि करनी पड़ेगी, तभी देश में क्या हो सकता है, जो आपका योजना है उसके उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। तो देखने को मिलता है आर्थिक समृद्धि जीडीपी समृद्धि के रूप में अर्थहीन बनकर रह जाएगी यदि इसके लाभ समाज के केवल मुट्ठी भर लोगों को ही प्राप्त होंगे। यानी कि आर्थिक लाभ, अगर जीडीपी बढ़ रही है तो सभी लोगों का इसका फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का इसका लाभ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को बराबर इसका लाभ मिलना चाहिए। जब सभी लोगों को बराबर लाभ मिलेगा तभी आप समझ सकते हैं कि देश में विकास हो रहा है। समृद्धि के लाभ समाज के एक बड़े वर्ग तथा अवश्य पहुंचने चाहिए। मतलब जो बड़ा वर्ग है वहां तक पहुंचने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिल रहा हो। अगर ऐसा होगा तो समाज का विकास नहीं हो पाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, अस्थिरता होती चली जाएगी और गैप बढ़ता चला जाएगा, अमीरों और गरीबों के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। तो सरकार योजनाएं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि समाज में समानता लाई जा सके, सभी लोगों के लिए समान कानून बनाए जा सके, सभी लोगों को समान धरातल पे एक समान रखा जा सके। इसी वजह से क्या किया जाता है, योजनाएं लाई जाती हैं। और योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी एक विकासशील देश के लिए या फिर विकसित देश के लिए, योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आधारित संरचना
उत्पादन का संवर्धन कैसे करती है? आधारित संरचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक विकासशील देश के लिए आधारित संरचना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखने को मिलता है कि विकासशील देश में अगर आधारित संरचना नहीं होगी तो उस देश में विकास नहीं हो पाएगा। तो विकास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आधारित संरचना पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। और देखने को क्या मिलता है, भारत कैसा देश है? एक विकासशील देश है, ठीक है, विकसित देश नहीं, विकासशील देश है। इसी वजह से भारत में भी आधारित संरचना के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमारा विकास भी जल्द से जल्द हो सके। अगर हमारे पास अच्छी सड़कें, रेलवे, बंदरगाह होंगे तो हमारे देश का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है, और दूरसंचार की सुविधाएं भी होंगी तो भी हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। इसी वजह से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, और आदान प्रदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से देखने को मिलता है कि आधार संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से यहाँ पे आपका प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे तृतीय क्षेत्र हो, इन सब में भागीदारी लगातार देखने को मिलती है। जब आधारित संरचना बढ़ती चली जाती है तो प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय जो क्षेत्र है उन सब में लगातार आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार आपको संभावनाएं देखने को मिलती है कि वो आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। और उत्पादकता में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलती है। इसी वजह से देखने को मिलता है कि आधारित संरचना के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना हमारी आजकल सबसे बड़ी ज़रूरत बनती जा रही है। और विकसित देशों में देखने को आपको मिलेगा कि वहाँ पे आधारित संरचना बहुत अच्छी है, इसी वजह से वो देश विकसित है, क्योंकि शुरू में उन्होंने अपनी आधारित संरचना के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और आज वो देश एक महाशक्ति के रूप में उभर कर हमारे सामने खड़े हैं। इसीलिए आधारित संरचना एक महत्वपूर्ण संरचना है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, अंग्रेजी सरकार के भारत में रेलवे शुरू करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या थे? देखने को मिलता है कि अंग्रेजी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहती थी तथा भारतीयों का शोषण करती थी। तो रेलवे को शुरू करने के पीछे कारण ये था कि भारत में अपनी पहुंच को बढ़ाया जा सके, हर एक शहरों से जोड़ा जा सके, ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ा जा सके। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों से उनको जोड़ देंगे तो देखने को क्या मिलता है, आपकी जो पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी, और जब आपकी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी तो आप और ज़्यादा अच्छी तरीके से उस देश के संसाधनों पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं, और उस देश को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने गुलाम बना के रख सकते हैं। इसी वजह से अंग्रेजों ने यहाँ पर देखने को मिलता है किस चीज़ का इनॉग्रेशन किया है, आप देख सकते हो रेलवे का, यानी रेलवे यहाँ पर लेके आए हैं वो लोग। तो पहला देखने को मिलता है हमारे पास, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में रेलवे शुरू की गई, परंतु इसका ध्येय जनसामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, बल्कि इसके पीछे अपने विषय हित थे, यानी कि लोगों के लिए ये लाई नहीं गई थी कि लोगों का भला करना है, सिर्फ और सिर्फ औपनिवेशिक जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, भारत का शोषण करने के लिए इसको लाया गया था। पहला कारण आता है, देश के भीतरी भागों तथा अंग्रेजी सेनाओं के आवागमन के लिए रेलवे निर्माण की आवश्यकता थी। मतलब क्या करना है, ज़्यादा सेनाओं को भारत तक पहुंचाना और सामान को आदान प्रदान करना जरूरी था, इसी वजह से ही करवाया गया। दूसरा आता है, भारत के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना, इसका दूसरा उद्देश्य था। इसीलिए रेलवे को एक और बंदरगाह से दूसरी और नदियों से जोड़ा गया, इसको बंदरगाहों और नदियों से जोड़ा गया ताकि सामान को भारत से बड़ी आसानी से अपने देश ले जाया जा सके। इसका तीसरा उद्देश्य ब्रिटिश पूंजी को लाभ प्रत्याशित कार्य में लगाना था, यानी कि जो आपको यहाँ पे लाभ मिल रहा है उसको अपने हित में उपयोग किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को अपने देश पहुंचाया जा सके, अपने लोगों के लिए कार्य किया जा सके। भारत के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार का यहाँ पर भला नहीं सोचा। तो रेलवे का जो निर्माण किया गया है वो औपनिवेशिक काल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा भारत का शोषण करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है? तो देखने को मिलता है कि आयात प्रतिस्थापन एक महत्वपूर्ण है, विकासशील देश और गरीब देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश ज़्यादा से ज़्यादा क्या नहीं करते हैं, सामान को बेचते नहीं हैं। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान को नहीं बेचेंगे तो आपको इंटरनेशनल मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी और आपका जो सामान होता है वो दूसरे देशों से कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से क्या होता है, आयात प्रतिस्थापन से आप क्या कर सकते हो, बाहर के सामान पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा सकते हो, टैरिफ लगा सकते हो, जिससे वो आपका जो घर का जो सामान है वो क्या रहेगा, बचा रहेगा, उसकी जो कीमत है वो कम
नहीं होगी। इसीलिए आयात प्रस्तापन गरीब देशों के लिए या फिर विकासशील देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो घरेलू जो मार्केट है, घरेलू जो बाजार है इनका, वो इससे डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो आयात प्रस्तापन एक तरीके से गरीब व विकासशील देशों की बाजार को सुरक्षित रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाहर जो है सामान बहुत अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, कम कीमत पे मिल रहा है, अगर वही सामान इन देशों में आ जाएगा तो यहाँ के जो सामान है वो लोग खरीदना बंद कर देंगे, इनकी जो खुद की लोकल मार्केट है वो खराब हो सकती है, खत्म हो सकती है। इसी वजह से आयात प्रस्तापन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है छोटे और गरीब देशों के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी के नीचे रीड करते हैं, आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योग की रक्षा करता है। क्या करता है? घरेलू उद्योग की रक्षा करता है। ये विदेशी उत्पादकों को घरेलू बाजार में प्रवेश नहीं करने देता, विदेशी सामान को घरेलू बाजार में प्रवेश नहीं करने देता है। इसीलिए भारतीय उत्पादकों को इन उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती, यानी कि जो भारतीय सामान है इसको विदेशी सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती है। इसे सेसव व्यवस्था तर्क भी कहा जाता है। इससे क्या करते हैं, अपने खुद के बाजार को बचाने के लिए बाहर के सामान को इंडिया में अलाउ नहीं करते हैं, ताकि हमारे जो छोटे मोटे बिजनेस हैं या फिर हमारे फार्मर्स जो बना रहे हैं किसी भी चीज़ को या फिर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को संभाल के रखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आयात प्रस्तापन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से घरेलू बाजार को बचाया जाता है, और जब घरेलू बाजार को बचा लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, अपने लोगों के लिए आप यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आयात प्रस्तापन छोटे और जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, स्वतंत्रता के पश्चात देश के औद्योगिक विकास में सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी की स्थिति का औचित्य बताइए। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, स्वतंत्रता के पश्चात देश के औद्योगिक विकास, यानी कि किस प्रकार से उद्योग था। तो देखने को मिलता है कि इंडिया से जब ब्रिटिशर्स चले जाते हैं, अंग्रेज चले जाते हैं, उस समय हमारी जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, और उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, पर भारत के पास कैपिटल पूंजी नहीं थी। इसी वजह से भारत में जो औद्योगिक विकास है वो बहुत ज़्यादा धीमा रहा। इसी वजह से यहाँ पर रोजगार के जो अवसर प्रदान हो सकते थे वो प्रदान नहीं हो पाए। तो ये मुख्य कारण है यहाँ पर जो आपको समझना है, क्योंकि जो विकास रहा औद्योगिक क्षेत्र का बहुत ज़्यादा कम रहा, इसी वजह से यहाँ पर रोजगार की समस्या आपको देखने को मिलेगी। और प्रत्यक्ष भागीदारी की स्थिति का औचित्य बताइए, इसको बताना, प्रत्यक्ष भागीदारी का औचित्य आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पहला रीड करते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात देश के औद्योगिक विकास को पूर्ति तथा मांग की वजह शक्तियों पर छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। जब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है तो मांग और बाजार की शक्तियों पर इसको छोड़ा नहीं जा सकता। सरकार इसमें अपनी भूमिका भी निभाती हुई नजर आती है। इसमें सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता भी थी, क्योंकि औद्योगिक विकास को निवेश के बड़े धक्के की आवश्यकता थी, जिसे करने के लिए निजी उद्यम योग्य नहीं थे। मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप किस चीज़ की ज़रूरत थी, निवेश की ज़रूरत थी, पर निवेश सिर्फ बाहर से ही आ सकता था। और ये भी देखने को मिलता है बाहर से जब भी आएगा जब आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। पर देखने को क्या मिल रहा है, सरकार ने ये समझा कि निजी उद्योगी ये सारा काम अकेले नहीं कर सकते, इसी वजह से सरकार ने अपनी भूमिका को भी यहाँ पर सुनिश्चित किया है। जब सरकार किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है, इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है। सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में उसको छोड़कर आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरा आता है आपके सामने, बाजार के सीमित आकार होने के कारण निवेश के लिए निम्न प्रेरणा थी। यानी कि बाजार का सीमित आकार था, ज़्यादा बड़ा आकार नहीं था, इसी वजह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने के लिए आपको सरकार की भूमिका यहाँ पर नज़र आती है, ताकि सरकार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कानून बना सके और अपने देश के औद्योगिक संरचना को आगे बढ़ा सके। तीसरा आता है हमारे सामने, समृद्धि प्रक्रिया में समाज के समाजवादी ढांचे को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। क्यों प्राथमिकता दी जाती है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगे काम किया जा सके और उस काम के जरिए आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो समृद्धि प्रक्रिया में समाजवादी ढांचे को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, और समाज में सामाजिक प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जो आम लोग हैं, गरीब हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, पूंजीपतियों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। किस तरीके से बिजनेस बनेगा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा समाजवाद के ऊपर फोकस यहाँ पर किया जाता है। तो याद रखना है, स्वतंत्रता के पश्चात देश के औद्योगिक विकास में सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी की स्थिति का औचित्य यह था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा निवेश की कमी और बहुत ज़्यादा सीमित आकार था। किस चीज़ का? आपका औद्योगिक संरचना का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट आता है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किस प्रकार आर्थिक समृद्धि करता है। यानी उदारीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके लॉज हैं उनको क्या करना है, सरल करते जाना है, कानून जो है आपके सरल करते चले जाने हैं। और अगर कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है आपके देश में तो सरकार उसकी सहायता करेगी, उसको पैसा देगी, उसको लोन देगी, उसको ज़मीन एक्वायर करके देगी। उसका मतलब उदारीकरण कर रहे हैं आप, सहयोग कर रहे हैं। किस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा सहयोग करते जा रहे हैं। इसी वजह से उदारीकरण की सहायता से ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो, अपने देश में जो बिजनेस है उसको सहारा देना शुरू कर देते हो। जब ज़्यादा से ज़्यादा सहारा देना शुरू करोगे तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आपको प्राप्त होने लगेगा, तो आर्थिक स्थिति आपकी सही होने लगेगी उस तरह। ठीक है, तो देखने को क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, उदारीकरण में आर्थिक सुधारों का एक ऐसा समूह सम्मिलित था जो सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रणों से निजी उद्योगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह है पहला कौन सा, औद्योगिक संस्थाओं के लाइसेंसिंग उन्मूलन, यानी कि जो लाइसेंसिंग था उसको कम किया गया, उन्मूलन कर दिया गया, उसको हटा दिया गया जो लाइसेंसिंग की गई थी। व्यापार एवं टैरिफ नीतियों में सरलीकरण, यानी कि किस तरीके से टैरिफ लिए जाएंगे, किस तरीके से टैक्स लिए जाएंगे, उनमें भी बहुत ज़्यादा कमी की गई। और जो छोटे मोटे बिजनेस है उनको आपने सहयोग किया है। कर ढांचे में सरलीकरण, यानी कि जो टैक्स लेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा आपने छूट देनी शुरू कर दी। राजकोषीय अनुशासन तथा, मतलब अगर आप कोई भी तरीके के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम पेपर वर्क करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र को ब्याज दर ढांचे को निर्धारित करने की स्वतंत्रता पर ध्यान देता है, यानी कि आपको लोन भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे जब आप काम करने लगते हो तो आपकी जीडीपी समृद्धि होने लगती है और बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिलने लगती है इन सभी उद्यमियों को। इससे आपके रोजगार के साधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो भी बढ़ने लगती है देश में। जब भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है तो देखने को मिला कि इससे हमेशा सकारात्मक प्रभाव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हरित क्रांति क्या है, इसकी सफलता का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। मतलब इसके सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव के बारे में हमें बताना है। तो हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा लाभ हुए हैं, क्योंकि हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा जो फसलें हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है, फसलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है और उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। हरित क्रांति नई कृषि तकनीक के उपयोग से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में होने वाली वृद्धि को संदर्भित करता है। नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी का आप इसमें उपयोग करते हो। जब भी नई टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हो इसका मतलब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। और इसमें ये भी देखने को मिलता है कि आपका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो हरित क्रांति दुर्बलतापूर्ण अर्थव्यवस्था को बहुतायातपूर्ण अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। हरित क्रांति से उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और हरित क्रांति से बहुत ज़्यादा उत्पादकता में वृद्धि हुई है। लगातार चल रही खाद्यान्न कमियों को दूर करने में हरित क्रांति ने मदद की है। लगातार चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए हरित क्रांति ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। नेक्स्ट आता है हरित क्रांति के नुकसान क्या थे। तो देखने को मिलता है हरित क्रांति ने सिर्फ कुछ ही फसलों को सहयोग किया, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, तथा वाणिज्यिक फसलों को इस रणनीति से बाहर रखा गया। जो वाणिज्यिक फसलें जो आपकी होती हैं, सब्जी वगैरह, फल वगैरह, उन सबको इससे बाहर रखा गया था। उच्च पैदावार वाली किस्म HYV फसलों पर कीटनाशक का वार होने से जो छोटे किसान होते हैं वो नहीं ले पाए। मतलब जो कीटनाशक का उपयोग किया जाता है इसमें, अगर आप कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तो जो छोटे किसान थे उनको इसमें फ़ायदा नहीं हो पाया। यानी कि HYV सीड खरीदने के लिए जो सरकार को पैसा देना चाहिए था किसानों को वो नहीं दे पाए। इसलिए देखने को मिलता है पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैलाव देखने को मिलता है और गरीब किसान HYV सीड और खाद्यान्न को खरीदने में सफल नहीं हो पाए। इसी वजह से सभी लोगों का इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया, लेकिन इसमें फसल में वृद्धि होती हमें यहाँ दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विमुद्रीकरण के क्या फ़ायदे हुए। यानी कि जो डिमोनेटाइजेशन है, यानी कि आपने अपनी करेंसी को चेंज कर दिया, जैसे कि 2016 में हमने 1000 और 500 के नोट बंद कर दी, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखने को मिलता है नकली जो मुद्रा होती है उसका चलन बंद हो जाता है, नकली मुद्रा बंद हो जाती है, आपकी नकली मुद्रा बंद हो जाती है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई में कमी आती है। कर संग्रह बढ़ जाता है, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है आपका। दूसरा आपका क्या है, डिजिटल मुद्रा में जैसे UPI पेमेंट है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब बढ़ जाता है। वित्तीय संस्थानों में बेहतर जमा व बचत होती है, यानी बेहतर जमा व बचत होने लगती है वित्तीय संस्थाओं में और धोखेबाजी को रोकना काफ़ी आसान हो जाता है और किसी देश की GDP में भी वृद्धि होती है। तो देखने को मिलता है कि ये सारे के सारे जो 7 कारण हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन के लिए। ये सारे के सारे जब कारण आप प्रभावी ढंग से लागू कर पाएंगे तो आपके देश में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। सेवा क्षेत्र में वृद्धि होने के क्या क्या कारण है और इससे किस प्रकार आपको फायदा मिलता है। देखने को मिलता है सेवा क्षेत्र जब बढ़ता है जब ज़्यादा आप नौकरियों के पीछे भागते हैं, स्टार्टअप्स के पीछे नहीं भागते, तो देखने को क्या मिलता है तब सेवा क्षेत्र आपका बढ़ता है। तो सेवा क्षेत्र में लोग नौकरी करते हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स नहीं लगाते हैं। तो देखने को मिलता है सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। देखने को मिलता है पहला, भारत तथा शीर्ष विश्व के बीच तकनीक तथा निपुणता का प्रतिबंधित प्रवाह है। मतलब क्या है, भारत में बहुत ज़्यादा लोग कुशल हैं और बाहर के देशों में जाके नौकरी करते हैं, अमेरिका में जाके, यूएई में जाके, लंदन में जाके लोग नौकरी करते हैं। भारत में संचार के तीव्र माध्यमों का विकास, विशेष रूप से आईटी उद्योगों का विकास, यहाँ पे आईटी उद्योगों का विकास हुआ, इसलिए देखने को क्या मिलता है बहुत ज़्यादा आईआईटीएंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर इंडिया से निकल के बाहर जाके नौकरी करते हैं और अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बना के वहाँ की अर्थव्यवस्था को बेहतर करते हैं, पर यहाँ पर काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पे पैसे कम मिलते हैं। दूसरा आता है आपके पास निम्न मजदूरी लागत के कारण भारत का महत्वपूर्ण भ्रम प्रापण केंद्र के रूप में उभरना है। मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से जाकर विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कम पैसे मिलते हैं। और दूसरा है कि इंटरनेट, टैक्सेशन, आवास और दृश्य डेटा जैसे दूरसंचार के आधुनिक उपाय की उपलब्धता वहाँ पर ज़्यादा होती है, इस वजह से लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र के विकास के लिए कारण ये है कि बाहर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इसी वजह से आप कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर जाके आप अपने विकास को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाते हैं। इसी वजह से आप बाहर जाके काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है अंग्रेजी सरकार के भारत में रेलवे शुरू करने के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या थे। हमें पता है, अभी ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसके पीछे क्या क्या कारण थे। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है। तो भारत के भीतर भागों तथा अंग्रेजी सेनाओं के आवागमन के लिए रेलवे निर्माण की अति आवश्यकता। यानी क्या होता है कि देश के भीतर भागों तथा अंग्रेजी सेनाओं के आवागमन के लिए क्या करना है, आपको रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चले जाना है। दूसरा आता है देश के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना और बंदरगाहों को नदियों से जोड़ना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। दूसरा क्या है, इसका तीसरा उद्देश्य ब्रिटिश पूंजी को लाभ प्रत्याशित कार्य से लगाना, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सके, अपना पूंजीपतियों को आगे बढ़ा सके और भारत को गुलामी की जंजीर में और ज़्यादा जकड़ के रख सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप शोषण कर सके। इसी वजह से कार्य आपने किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यापार और निवेश संबंधी सुधार नीतियों के पीछे क्या उद्देश्य थे। देखो, व्यापार और निवेश, देखने को मिलता है कि व्यापार और निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। जिस देश में व्यापार और निवेश अच्छा होगा वहाँ की आर्थिक स्थिति अपने आप सुधरती चली जाएंगे, रोजगार के साधन मिलते चले जाएंगे और गरीबी में कमी देखने को वहाँ पर मिलेगी। इसी वजह से रोजगार और निवेश संबंधी सुधार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, सो व्यापार और निवेश संबंधी सुधार नीतियां निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लागू की गई। पहला क्या है, औद्योगिक उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को अगर बढ़ाएंगे आप तो देखने को क्या मिलेगा, सामान सस्ता और बेहतर मिलेगा। जब सामान बेहतर और सस्ता मिलेगा तो लोगों को उससे फायदा होगा। ठीक है, दूसरा देखने को क्या मिलता है आपका, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को अर्थव्यवस्था में आकर्षित करना, यानी कि बाहर के लोगों को अपनी कंट्री में अट्रैक्ट करना ताकि यहाँ पर आके वो काम करें, और जब यहाँ पे आके काम करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा और साथ साथ आपको रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। बाहर के लोग आपके देश में जब भी आना चाहेंगे तब आपके यहाँ पे कब आएंगे, बाहर के लोग आपके देश में जब भी आएंगे तो आपके देश में अच्छे कानून होंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और कोई क्राइम नहीं होगा, सारी की सारी चीज़ें बेहतर होगी, तभी लोग आपके देश में आना शुरू कर देंगे। अब आता है आयात और निर्यात पर परिणात्मक प्रतिबंध समाप्त करना। आयात और निर्यात पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है बिजनेस के लिए। फिर क्या, प्रशुल्क दर को कम करना। प्रशुल्क दर कम करोगे तभी बिजनेस आपके देश में उभर पाएगा। फिर आता है नेक्स्ट आपका आयात पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया समाप्त करना। आयात पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अगर आप समाप्त नहीं करेंगे तो आपका जो बिजनेस का मॉडल है वो इतना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आयात पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया को समाप्त करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप क्या करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं अपने देश में और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करके जाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं और आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।